हम लोग भारत के फिजिकल मैप को कवर कर रहे हैं, है ना। और इसी के अंतर्गत जो है आज नदियों के बारे में जानेंगे कि नदियां जो है किस प्रकार से यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इसके बाद इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नदियों से क्वेश्चन किस प्रकार के बनाए जाते हैं, है ना। जब तक कि हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अब नदियों के से जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसका प्रकार क्या है, तब तक कि हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे सिलेबस को और हमारी तैयारी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप लोग, कि नदियों से सबसे पहला क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन का प्रकार है वो क्या हो सकता है। अगर पहले पहले टाइप का अगर देखें तो क्या हो सकता है। हम्म। हाँ। एक। हम्म। तो उसको इस तरीके से देख सकते हैं, है ना, कि सबसे पहला जो, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, है ना, कि प्रारंभिक परीक्षा में नदियों के माध्यम से के माध्यम से प्रश्नों के प्रकार क्या हैं, प्रकार क्या क्या है, ये समझते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला तो ये है कि नदी का जो क्वेश्चन सबसे पहला ये होता है कि नदी के जो मुख्य नदियां हैं, है ना, जो मुख्य नदियां हैं उनके सहायक नदियां कौन कौन है, उनके सहायक नदियां कौन कौन है। दूसरी चीज, दूसरा जो क्वेश्चन ये बनता है कि जो सहायक नदियां हैं, है ना, सहायक नदियों के सहायक नदियों के उप सहायक नदियां कौन कौन है। अगर अभी अभी आरंभ के कुछ ट्रेंड को देखें पिछले 2-3 वर्षों का, तो पहले तो मुख्य नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र या जो है अपना सिंधु, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछे जा रहे थे, इनकी सहायक नदियों के बारे में पूछे जा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। जैसे कि अगर यमुना है तो यमुना की जो सहायक नदी है जैसे कि चंबल, तो चंबल की सहायक नदियां कौन है, जैसे काली सिंध, चंबल की जो सहायक नदी है काली सिंध है। तो इसका मतलब है कि जो सहायक है, जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की उप सहायक नदियां कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आज के लेक्चर में एक तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुख्य नदियां एवं उनके सहायक नदियां, है ना, मुख्य नदियां एवं उनके सहायक नदियां, दूसरी सहायक नदियां, नदियों के उप सहायक नदियां कौन कौन है। तीसरा जो सवाल ये बनता है कि जो तीसरा जो सवाल ये बनता है कि कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है ना, नदियां कौन कौन से राज्य, कौन कौन से राज्य एवं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सवाल बनता है। चौथा चौथा जो सवाल बनता है कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ पे है ना। पांचवा जो सवाल बनता है कि नदियों के प्रवाह का पैटर्न क्या है, नदियों के प्रवाह के पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में वो बह रही है। इसके अलावा सवाल ये बनता है कि जो नदियां हैं, सवाल ये भी बनता है कि उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, है ना, नदियों के किनारे बसे, हाँ, शहरों के नाम। इसका मतलब है कि आज जो हम लोग नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं
उसमें हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे कि नदियां में जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, वो कहाँ से होकर के वो गुजर रही है, और गुजरने के दरमियान वो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही है, और वो स्थलाकृतियां को लेकर के यूपीएससी क्या प्रश्न बना सकती है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग बहुत ही विस्तार से और गहन से समझेंगे। तो इसके इसलिए अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो नदियां हैं उसको हमें डिवीजन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा नदियों के प्रवाह के हिसाब से कि किस, है ना। जो हमारे यहाँ जो जितनी सारी नदियां हैं वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में या तो अरब सागर में जाकर के वो गिरती है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे हमें देखना, और तो एक तो ये हो गया अब ड्रेनेज के हिसाब से, गिरने के हिसाब से कि कहाँ पे गिर रही है। दूसरा ये हो गया कि एक तो हिमालयी नदियां हमारे यहाँ है, और दूसरा है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, है ना। तो हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं वो कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, और उनका कितना महत्व महत्व है भारत के भारत के आर्थिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार से उसका हेल्प है। ये ये सब तरह के प्रश्नों को साथ में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आज जो है हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं उनका मेन पैटर्न क्या है कि नहीं। तो इससे पहले हम लोगों को एक थोड़ा सा भारत का नक्शा बना लेना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में, ताकि इससे हम एग्जैक्टली लोकेशन देख सकें कि कहां से कौन सी नदियां कहां से निकल रही है ना। ये ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है ना। तो इसमें इसमें देखिए एक एक यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है, मानसरोवर। मानसरोवर। और ये जो और ये जो मानसरोवर है, ठीक है। अब इस मानसरोवर से एक नदी तो यहां से ऐसे निकल रही है, ये देखिए, ठीक है। और ये इस प्रकार से बह रही है, और इसका नाम है इंडस या सिंधु। इसको इंडस कहते हैं। एक रिवर और है, यही ये थोड़ा और ऐसे रख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैप गलत बना हुआ है ना। तो यहां से ऐसे एक रिवर फ्लो हो रही है, और इस रिवर का जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र है। ये ब्रह्मपुत्र है। इसका एक दो नाम और है, यहाँ पे इसको टी सांगोपो भी कहते हैं, और यारलुंग जांगो, यारलुंग जांगो, यारलुंग जांगो, ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, ठीक है। तो अभी हम लोग सब एक पैटर्न को सबसे पहले हम इंडस को समझते हैं कि इंडस का क्या पैटर्न है। तो हमने इसको देखा कि इंडस का उद्गम स्थल क्या है ना। इंडस का उद्गम स्थल क्या है, और इसमें अब जो ये उद्गम स्थल यहाँ से है, तो इसमें कुछ सहायक नदी, इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी जिसमें मिल रही होंगी। तो है ना। तो एक तो सबसे पहला पहला सवाल ये है कि बताइए कि जो इंडस रिवर है कौन कौन से देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है, देश का नाम बताइए। भारत और पाकिस्तान। एक बार और मैप को देखिए, कि एक बार और देखिए मैप को और समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन देशों से होकर के ये गुजर रही है। अगर अब सवाल ये बने कि सिंधु का जो कैचमेंट एरिया है, सिंधु का जो क्या है, एक होता है देखिए बेसिन, एक क्या होता है बेसिन, और एक होता है कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र।
तो बेसिन क्या है और जलग्रहण क्षेत्र क्या है? बेसिन किसको कहते हैं और जलग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं? अच्छा, और बेसिन? हम्म, देखिए समझिए इसको। बेसिन का मतलब ये हुआ कि जहां से ये नदी निकली, है ना, मान लीजिए यहां से ये नदी निकली, तो ये जहां तक ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये पूरा इसका बेसिन है। ये पूरा इसका क्या है, जहां मैं मार्केट ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका बेसिन है। और जो, हाँ, ये पूरा का पूरा बेसिन है। अब जो कुछ एक नदी देखिए इस तरफ से श्योक आकर के मिल रही है, एक रिवर इस तरफ से जास्कर आकर के मिल रही है ना। इसके अलावा फिर इसके अलावा फिर इस तरफ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलज, वो आकर के मिल रही है। एक रिवर और इधर है ब्यास, वो यहां से मिल रही है। फिर एक और रिवर हो गया रावी, जो ये आके आगे जाके यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा हो गया चेनाब, वो इधर से मिल रही है। एक और रिवर हो गई झेलम, जो यहाँ पे आकर के मिल रही है। तो इसके अलावा फिर इस तरफ से जो एक नदी इस तरफ में गोमल, वो इस तरफ से आकर के मिल रही है। एक और कुछ नदी इस तरफ से भी आकर के इसमें मिल रही है, कुछ समझ रहे हैं? तो ये इसका मतलब है कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कई तरफ से है। ये फ्लो तो यहां से कर रही है, लेकिन ये जो जल ग्रहण कर रही है वो अफगानिस्तान से भी कर रही है, पाकिस्तान से भी कर रही है, भारत से भी कर रही है, और साथ में चीन से तो कर ही रही है। तो अगर सवाल अगर पूछे कि इसका बेसिन कितने देशों में है, तो बेसिन तो 3 देशों में है, लेकिन कैचमेंट एरिया इसके 4 देशों से है ना। अगर इसके कैचमेंट एरिया पे बात हो तो कैचमेंट एरिया से कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है। तो अगर इसमें अगर इसका अभी ये तो हो गई ये, अब इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। इसकी किसकी बात करेंगे हम लोग, ट्रिब्यूटरी का, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज आप बहुत सारी नदियों के बारे में जानेंगे, और आज इतने अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे कि नदी से कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, छूटना नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे, इस फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब इसमें देखिए, एक तो एक तो ये हो गया इस तरफ से, एक तो ये हो गया जास्कर, जो जास्कर रेंज से निकलती है, और एक हो गया इस तरफ से श्योक। एक और भी इसका नाम है ओब, वो भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। तो ये तो 3 रिवर हो गए इस तरफ से। अच्छा, इसके अलावा सबसे नीचे में अगर देखें, अभी जो अगर इधर हम बात करें रिवर का, तो ये सबसे नीचे में जो एक रिवर, ये देखिए जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया, है ना। और ये वाला पंजाब हो गया, और ये वाला हिमाचल, ये वाला जो है, ये ये हिमाचल, ये वाला हिस्सा जो हो गया अपना हिमाचल प्रदेश का हो गया, ये पूरा का पूरा, ये ऐसे, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये हो गया अपना उत्तराखंड की तरफ, है ना। और ये यहां से ऐसे यूपी शुरू होता है, ये अपना बिहार हो गया, और ये पश्चिम बंगाल का हो गया। ठीक है। तो अब यहां देखिए कि एक रिवर यहां से ऐसे निकल रही है जिसका नाम है सतलज। इसका नाम क्या है, सतलज। और सतलज यहां निकल रही है, और ये कहां प्रवेश किया इसने, हिमाचल में, है ना। और हिमाचल में प्रवेश करते हुए फिर ये कहां आया, पंजाब में, और पंजाब से होते पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आकर के सिंधु में मिल गई। ठीक है। यानी अगर अगर इसको अरेंज करने को दे नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे नॉर्थ में कौन सी रिवर होगी, सिंधु। और अगर पंजाब के साइड से अगर देखें तो सबसे साउथ में कौन सा हो गया, ये कौन सी रिवर हो गई, सतलज हो गई। सतलज के जस्ट ऊपर अगर देखें छोटी सी नदी निकलती है ब्यास कुंड से, जिसका नाम ब्यास है,
इसका नाम क्या है? ब्यास है। और ये ब्यास कहाँ, ये ब्यास जो है वो कहाँ की मिल जा रही है? पंजाब में। कहाँ की मिल रही है? पंजाब में। और पंजाब में मिल रही है। इसका मतलब है कि ब्यास पाकिस्तान में नहीं बहती है ना। ये हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि ब्यास का जो प्रवाह है वो पंजाब में, सॉरी पंजाब में तो है, पाकिस्तान में नहीं है। और ब्यास के ऊपर एक रिवर बह रही है जिसका नाम क्या है? रावी है। रावी जो है यहाँ हिमाचल, ये यही निकलती है, ये हिमाचल में ही, हिमाचल का थोड़ा सा एरिया अगर ऐसे बढ़ा ले तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा। और हिमाचल से ही निकलती है, और हिमाचल से निकलते हुए वो कहाँ आती है? पंजाब में। और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। तो ये कौन सी रिवर हुई? सतलज, ये ब्यास, ये रावी, है ना। और रावी के ऊपर हो गया झेलम, और झेलम के ऊपर चेनाब, है ना। झेलम के ऊपर चेनाब। अब देखिए, पहले चेनाब है फिर झेलम है ना। झेलम बुलेट लेक से होकर बहती है, यहाँ पे बुलेट झील है। हाँ, ये देखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, है ना। और फिर इंडस, सिंधु रिवर। अब जो नदी कहां से बहेगी? जम्मू कश्मीर से बहेगी, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं जाएगी। और जो हिमाचल में बहेगी वो पंजाब में भी बहेगी। ये बात मार्क कर रहे हैं? इसको मैप में भी देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो अब यहां देखिए, यहां दोआब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कितना सारा दोआब बन रहा है? ब्यास और, हाँ सबसे पहले तो ब्यास हो गया और सतलज हो गया। तो ब्यास और सतलज के बीच में यानी कि ब्यास, ब्यास और सतलज के बीच प्लस सतलज, सतलज को सतलुज भी कहते हैं, है ना। ब्यास और प्लस सतलुज, ये दोनों को मिला करके बनेगा बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब बना? बिष्ट दोआब। ब्यास वाला बी हो गया और सतलज से स हो गया। तो ब्यास और प्लस सतलज मिला करके कौन सा दोआब बनाया? बिष्ट दोआब। अच्छा, बिष्ट के ऊपर अगर अब जो बनेगा ब्यास और किसके बीच में बनेगा? रावी के बीच में, है ना। तो ये कौन सा दोआब हो गया? इसको बोलेंगे बारी दोआब। इसको क्या बोलेंगे? बारी दोआब। देखिए दोनों नदियों का नाम है, ब से ब्यास और रावी का री, बारी दोआब, है ना। अब रावी, अब जो है रावी और प्लस में किसके बीच बनेगा? रावी के ऊपर कौन सी है? चेनाब। कोई नहीं, चेनाब। तो चेनाब हो गया। अब रावी और चेनाब के बीच में कौन सा बनेगा? रेचना, रेचना दोआब, रेचना दोआब। अब चेनाब और झेलम के बीच में बनेगा ना। चेनाब और झेलम के बीच में, ये चेनाब और झेलम के बीच में कौन सा बनेगा? जेच दोआब। क्या बनेगा? जेच, जे अच्छा दोआब, हाँ जेच दोआब। अब झेलम और किसके बीच में बनेगा? झेलम और सिंधु के बीच में। ये कौन सा दोआब कहलाएगा? सिंधु सागर दोआब। हाँ, सिंधु सागर दोआब। दोआब मतलब दो नदियों की बीच की भूमि, ठीक है। अब देखिए, ये
ये जो चीज है इसको भी कहा जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए। किसको? इसको, है ना। तो अब देखिए ये कौन से रिवर हो गया? सतलज, सतलज और ये ब्यास। तो सतलज और ब्यास के बीच में क्या बनेगा? बीस्ट द्वार, बी से ब्यास, है ना, और स से सतलज। ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा बना? बीस्ट द्वार। अब जो ब्यास है और रावी है उसके बीच में क्या बनेगा? बारी द्वार। और जो रावी है और चेनाब उसके बीच में क्या बनेगा? रेचना, रेचना बनेगा। और चेनाब और झेलम के बीच में क्या बनेगा? जेच द्वार, है ना। और झेलम और सिंधु के बीच में कौन सा बनेगा? सिंधु सागर द्वार। ठीक है, सिंधु सागर द्वार। इतना क्लियर हुआ? इसके ट्रिब्यूटरीज को भी हमने देख लिया सिंधु का। ठीक है, तो सिंधु से इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है ना। और ये अरब सागर में आकर के कराची के पास में अपना पानी ड्रेन कर लेती है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है वी आकार की। कहां पे? यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? नंगा पर्वत, है ना। और ये ट्रांस हिमालय से होकर बहती है। और ट्रांस हिमालय से होकर के जब बहती है तो इसका उद्गम स्थल कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच में है? कौन 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 से जो पर्वत श्रेणी है ना, जिसके पास से इसका उद्गम स्थल? लद्दाख और जास्कर से बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच होकर के ये बहती है ना। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि ये किसके बीच से होकर के बहती है। मेरा सवाल ये है कि ये इसका उद्गम स्थल किस रेंज से है? मानसरोवर जो झील है ये कौन से? कैलाश रेंज से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही स्मार्टली चीजों को सोचिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले रेंजेस को पढ़ रखा है ना। अब उन रेंजेस को यहां भी प्रयोग करेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करूं कि ये वाला जो पूरा मैंने जो अभी समझाया वो क्लियर हो चुका है ना। चलिए, अब हम लोग अब हम लोग दूसरा जो रिवर उठाते हैं वो उठा लेते हैं इन गंगा रिवर को। गंगा रिवर में थोड़ा सा दिमाग को पूरा फ्रेश रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है ना। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई चीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। ठीक है, अच्छा, आपने जो कोरोना का टीका लगवाया है ना? कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है ना। चलिए, 2-3 जगह में निकल चुका है। तो अभी इम्यूनिटी बनने में भी तो 40-50 दिन लगेंगे आपको। खैर, तो अब जो, अच्छा, ये जो है ये तो ऐसा हो गया। और ये जो निकलती है रिवर, गंगा रिवर कहां से निकलती है? गंगा रिवर जो है हरिद्वार से निकलती है। अच्छा, क्लास क्लास बीच में कैसे कट रहा है? हेलो, चलिए शुरू करते हैं। तो गंगा का जो प्रवाह है कुछ इस तरीके से है। मैथ ठीक से बना हुआ है नहीं, इसलिए दिक्कत हो रहा है मुझे।
ये थोड़ा और लंबा होना चाहिए था इसको। ये उत्तराखंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। और ये उत्तराखंड से यहां से मैप में समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको हटा लेते हैं। देखिए, तीन ऐसे प्रॉपर तीन नदियां मिलती हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको कहते हैं, जो ये तीनों तीनों के तीनों जो है, अगर इसमें देखा जाए तो एक तो हो गया इसमें आवाज मिल रही सबको, ठीक है ना? एक हो गया गोमुख, बस एक दो मिनट मैं मार्कर फिल कर लेता हूं। आवाज मिल रही है सभी को? चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक हो गया गोमुख, और गोमुख में है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गोमुख है, और गोमुख में कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। एक है केदारनाथ, ये कौन सा जगह हो गया? केदारनाथ। और केदारनाथ में कौन सी ग्लेशियर है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। हाँ, ये मार्कर चीजें चल नहीं रहा है आज। केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर। और एक और है जो है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और ये जो बद्रीनाथ है, यहाँ पे संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर। अब यहाँ से नदियां कौन कौन से निकल रही हैं? अगर नदियों की अगर बात करें तो जो गोमुख है गंगोत्री से, ये जो रिवर आ रही है, इसको बोलते हैं भागीरथी। हाँ, इसको क्या कहते हैं? भागीरथी। और जो चोराबाड़ी केदारनाथ से जो निकल के आ रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी। और ये जो बगल, ये वाली जो रिवर है, ये है अलकनंदा, अलकनंदा। इसका मतलब है कि गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से कौन है? भागीरथी। और चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन है? मंदाकिनी। और संतोषपत ग्लेशियर से कौन है? अलकनंदा। तो ये चीज आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। ये चीज क्या किया जाएगा? मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। समझ गए इसको? तो जहां पे भागीरथी मिल रही है, किससे? अलकनंदा से। जो ये अलकनंदा है, ठीक है,
जो ये अलकनंदा है जहां पे मिल रहा है, इसको बोलते हैं देव प्रयाग। सॉरी, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। जहां पे देव प्रयाग, प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग प्रयाग का मतलब क्या होता है? स्थान नहीं, प्रयाग का मतलब होता है संगम। जहां पे नदियां मिल रही है उसको संगम को प्रयाग कहते हैं, है ना? जहां पे नदियां क्या हो रही है, आपस में मिल रही हो, जो संगम जहां पे हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो जहां पे भागीरथी और अलकनंदा, वहां पे कौन सी रिवर मिल रही है? भागीरथी और प्लस में अलकनंदा, उसे कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है। अब जहां पे मंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है, जहां पे मंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है, इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। एक रिवर इधर से आकर के मिल रही है जिसका नाम है पिंडारी। ये एक रिवर है यहाँ पे, इस रिवर का नाम है पिंडारी। और जो पिंडारी जहां पे मिल रही है, इसका मतलब ये भी संगम हो रहा है। तो इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। इसका नाम है रुद्रप्रयाग। इसका नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। जहां पे पिंडारी आकर के मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इस और हाँ, एक और रिवर मिलती है जिसको नंदाकिनी कहते हैं। ठीक है। हाँ, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे मिलती है, ये नंदाकिनी होगी। और इसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। जहाँ पे नंदाकिनी मिलती है। और एक और रिवर ऊपर में मिलती है, धौली गंगा। ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे धौली गंगा मिलती है, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से कहां कहां पे मिल रही है जो रिवर है। ठीक है। जहां पे विष्णु प्रयाग मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? धौली गंगा। जहां पे सबसे ऊपर में विष्णु प्रयाग मिल रही है ना? जहां पे विष्णु, हाँ, और जहां पे नंद प्रयाग मिल रहा है वहां पे क्या कहते हैं? नंदाकिनी। जहां पे नंदाकिनी मिल रही है उसको क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और जहां पे नंदाकिनी और जहां पे कर्ण प्रयाग मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? ये जहां पे कर्ण प्रयाग, जहां पे पिंडारी मिल रही है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। जहां पे मंदाकिनी मिल रही है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। और जहां पे भागीरथी मिल रही है, इसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। ये हो गया रुद्र प्रयाग। अब रुद्र प्रयाग में कौन सी रिवर मिल रही है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है। जैसे गौमुख से कौन सी रिवर निकल रही है? गौमुख से भागीरथी, है ना? भागीरथी। और जहां पे भागीरथी मिलती है किससे? अलकनंदा से, उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और यहीं से गंगा आगे निकलती है। यहीं से जो है गंगा का आगे, हाँ, गंगा का आगे विस्तार हो रहा है। अब इसी, और ये हो गया। और जहां पे मंदाकिनी मिल रही है उसको क्या बोल रहे हैं? जहां पे मंदाकिनी मिल रही है, तो ये कौन सा हो गया? रुद्रप्रयाग। और कर्णप्रयाग मतलब पिंडारी, है ना? पिंडार। और जहां पे नंदाकिनी मिल रही है उसको नंद प्रयाग। और जहां पे अलकनंदा मिल रही है उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्लियर हुआ? इसे मिटा करके मैं फिर पूछता हूं आपसे। चलिए, बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर था?
संतोपंथ, है ना। कौन सी ग्लेशियर था? संतोपंथ। और केदारनाथ में, केदारनाथ में ग्लेशियर, और गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यानी जो गंगा रिवर, जहां गंगा रिवर जो बन रही है, जहां गंगा रिवर बनने से पहले कितनी सारी नदियां मिल जाती हैं? भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा, नंदागिरी, पिंडारी, है ना। ये सारा का सारा जो हो गया गंगा का कैचमेंट एरिया हो गया, है ना। और जहां पर आकर के यमुना रिवर मिलेगी, वो क्या कहलाएगा? प्रयागराज, है ना। जहां पे जैसे अगर देखा जाए तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो बंदरपुछ जो ढाल है वहां भी यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां बंदरपुछ ढाल जो पर्वत है वहां से निकलती है। और ये आकर के प्रयागराज, मतलब ये इलाहाबाद वाला हिस्सा, और गंगा इस तरफ से ऐसे आ रही है, कुल मिलाकर ऐसे पैरेलल स्थिति रहती है इसकी। और ये इस तरीके से यहां से मिल जाती है, और मिलने के बाद फिर ये इस तरफ से आगे बढ़ती है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे होते हुए आगे बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो अब इसके अंदर में हमें ये देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये एक रिवर आकर के देखिए इधर से मिला, इसको बोलते हैं रामगंगा। इसको क्या बोलते हैं? रामगंगा। एक रिवर और आई जिसको बोलेंगे गोमती। इसको क्या बोलेंगे? गोमती। और गोमती के बाद एक और आई रिवर, ये हो गया घाघरा। ये कौन सा हो गया? घाघरा। और घाघरा के बाद एक रिवर और आई, अच्छा दिख तो रहा होगा ना, ये कौन सी रिवर हुई? हाँ, घाघरा। और घाघरा के बाद हो गया गंडक, और गंडक के बाद कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। महानंदा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आपको। रामगंगा, तो सबसे पहले राम का नाम लेना है ना। उसके बाद देखिए कि ग घ अंग, ग घ अंग। ग मतलब गोमती, घ से घाघरा, और अंग का मतलब गंडक, है ना। और कोसी, और महानंदा। तो ये आपको ये इस तरीके से सीरीज में भी मिल सकता है याद करने को। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि इसको ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज कीजिए, हो जाएगा, है ना। ये नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है, तो ये हम अरेंज कर लेंगे इसको। अब रही बात की इसमें हाँ, ये राइट तरफ से मिल रही है, और इसको इधर लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां मिलेंगी अभी उसको भी देखेंगे हम लोग, है ना। ये जैसे कि मान लीजिए कि ये जो देखिए रामगंगा है ये यूपी में मिलती है, गोमती भी यूपी में मिलती है, और घाघरा का मिलती है बिहार में, गंडक भी बिहार में, कोसी बिहार में, और महानंदा बंगाल में। हाँ, जैसे जैसे हम स्टेट को आगे क्रॉस करेंगे वैसे वैसे क्रॉस भी कर लेंगे। अच्छा बताइए, गंगा झारखंड से बहती है कि नहीं? गंगा झारखंड से भी बहती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाने से पहले थोड़ा कुछ हिस्सा झारखंड में भी बहती है ना। पश्चिम बंगाल में जाने से पहले इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है, हाँ। गंडक की एक सहायक नदी जिसका नाम है त्रिशूल गंगा। गंगा की ये गंडक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है त्रिशूल, त्रिशूल गंगा। देखिए अभी यूपीएससी की इसी पे फोकस है। मेन रिवर्स पे तो चलिए एक है जो है ही, लेकिन इसका जो सेकेंडरी फोकस है कि
गंडक की सहायक नदी कौन सी है? तो त्रिशूल गंगा। इसमें ये ज्यादा जरूरी है, इसको ज्यादा कंप्लीट करके रखना, इस पे ज्यादा रिवीजन, मतलब इसको ज्यादा क्लियरिटी के साथ हमें अपने पास रखना होगा। समझ गए इसको? गंडक की कौन सी सहायक नदी है? त्रिशूल गंगा। घाघरा, अब एक देखिए घाघरा है, तो घाघरा की एक सहायक नदी, इसका नाम है राप्ती। राप्ती। दूसरा नाम है सेती। दूसरी रिवर कौन सी है? एक तो हो गया राप्ती, दूसरी रिवर सेती। सेती के पहले भी एक रिवर है तीला। राप्ती, तीला और सेती और बेरी। सेती के बाद बेरी। हाँ, ये हो गए इसके घाघरा के। घाघरा के कौन? राप्ती, तीला, सेती, बेरी। राप्ती, तीला, सेती, बेरी, है ना? ये इसके सहायक नदियां हो गई। क्लियर हो गया? चलिए अब बताइए कि गंडक की सहायक नदी का नाम बताइए। हाँ, ये गंडक का बताइए सहायक नदी। त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा। और घाघरा के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? राप्ती, हाँ, सेती और सेती बेरी। राप्ती, ठीक है, राप्ती, तीला, सेती, बेरी। हाँ, ये इंपॉर्टेंस हो रहा है यहाँ पे, है ना? अच्छा, ये तो इस तरफ से हो गए। अब हम देखते हैं यमुना के, यमुना जो रिवर है उसकी कौन, है ना, यमुना जो रिवर है उसके कौन कौन से सहायक नदियां हैं? ठीक है, यमुना। यमुना में देखिए एक रिवर इस तरफ से आ रही है, इसका इसका नाम है चंबल। एक रिवर इधर से जो है, इसका नाम क्या है? चंबल। और चंबल के बाद सिंध, सिंध रिवर, और फिर बेतवा, और फिर केन। इसको भी नॉर्थ टू ईस्ट देखा जा सकता है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, है ना? अब जो चंबल है, इसकी इसकी सहायक नदियां कौन सी है? इसकी सहायक की नदी, इसका नाम है काली सिंध। अब देखिए इसमें अंतर है, सिंध, सिंध जो है यमुना की सहायक नदी है, और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? हाँ, और सिर्फ काली सिंध ही नहीं, तीन चार और है चंबल की सहायक नदियां, जिसमें जैसे कि पार्वती, बनास और क्षिप्रा। पार्वती और एक क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे एक बड़ा अच्छा शहर बसा हुआ, उसका नाम क्या है? उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर, जिसका नाम क्या है? उज्जैन। तो अरे, इसके अलावा, इसके अलावा एक रिवर इस तरफ से और आकर के मिलती है पटना के पास में, यहाँ पे, उसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन नदी। इस तरफ से आकर के मिल रही है। तो अगर इसके बाएं तरफ से देखें तो यमुना, और कौन सी रिवर हो गई? सोन रिवर। क्लियर है ये, है ना? जो बनास है वो राजस्थान में है। जो बनास रिवर है ये कहां से है? राजस्थान से है। और छिबरा मध्य प्रदेश के साइड से आकर के मिल रही है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें फिर ये सब मैं मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद मैं पूछूंगा। ठीक है, चलिए अब गंगा जो है, जो देवप्रयाग है, या जो देवप्रयाग में किसका किसका संगम है?
भागीरथी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग में, ये क्लियर हो गया। और कर्ण प्रयाग में पिंडार और ये। चलिए, अब यहां से जब आगे बढ़ती है गंगा, मैदान में प्रवेश करती है, तो गंगा कहलाती है। ऐसे मुख्यतः का सवाल पहले तक हम ये मान के चलते हैं कि गौमुख से निकलती है गंगोत्री, गंगोत्री से निकलती है गंगा, है ना। लेकिन उसके पहले इतनी सारी चीजें और वहां पे घटित हो जाती हैं, उसके बाद आती है। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी इसमें? ये इस नदी का नाम क्या है? यमुना तो इस तरफ से मिलेगी ना, यमुना तो ये है। हाँ, मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, ये सबसे पहले रामगंगा, सबसे पहले रामगंगा। दूसरे नंबर पे घा से पहले ग आएगा। गंडक नहीं, गोमती। हाँ, और गोमती के बाद घाघरा, और घाघरा के बाद गंडक, और गंडक के बाद बिहार की सोन नदी कोशी, और कोशी के बाद महानदी। चलिए, बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए कि गंडक की सहायक नदी थी, उसका क्या नाम था? हाँ, त्रिशूल गंगा, वेरी गुड। ये त्रिशूल गंगा। और घाघरा की चार सहायक नदियां, ये चारों कौन कौन है? सबसे पहले तो राप्ती, गोमती तो, गोमती है ना, राप्ती, तीला, सेती, और एक नदी कौन सी? हाँ, बेरी, बेरी। राप्ती, तीला, सेती, बेरी। एक चीज देखिए कि इसमें जितनी भी है, दो ही अक्षर में, बेरी, सेती, तीला, राप्ती। लास्ट में जाकर के ढाई अक्षर का हो गया। चलिए, अभी इधर देखिए कि ये एक रिवर कौन सी आकर के मिल रही है यमुना में? यमुना में, ये यमुना है ना, तो यमुना में ये जो रिवर आ रही है, कौन सी रिवर है? चंबल, है ना। और चंबल के बाद सिंध, और सिंध के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद केन, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सबसे पहले चंबल और सबसे अंतिम में केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चार रिवर इधर से हो गए। अब इस तरफ देखिए, ये एक रिवर मिल रही है, कौन सी, क्या नाम है इसका? ये है काली सिंध, काली सिंध हो गया। और ये कौन सी हुई? ये पार्वती, और ये बनास, और बनास के आगे उज्जैन जो शहर था, किस पे था? क्षेत्रा। ठीक है, चलिए। अब फिर से बताइए
ये कौन सी रिवर है? ये ये और ये चंबल, और ये काली सिंध, और ये और ये और ये क्षिप्रा। भगवान शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में ही, महाकाल वही है ना? तो कुछ वैसे ही बनना, देखिए भगवान शंकर काले हैं, काले सिद्ध, काले सिद्धि हैं, तो काली सिंध। और अब उनकी अर्चना कौन कर रही है? पार्वती। तो काली सिंध के बगल में ही होंगे, है ना? अब ये दोनों मिलकर के बनास, दोनों मिलकर के क्या तैयार कर रहे हैं? बनास। और फिर अंतोगत्वा कहां पहुंचेंगे? क्षिप्रा। अंतोगत्वा कहां पहुंचेंगे? क्षिप्रा। तो काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा। क्लियर हो गया? चलिए अब इधर बताइए, गंडक की सहायक नदी कौन सी है? जानते हैं? ये सब छोटी छोटी नदियों को इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये ऑप्शन में रहेंगे, इसको एलिमिनेट करने में सहायता मिलेगी, इसे इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। नहीं तो वहां पे कंफ्यूजन रहेगी कि ये है एक्चुअल में गंगा अब लिख दे त्रिशूल गंगा, गंगा की सहायक नदी है। अब सोचेंगे कि गंगा लिखा हुआ है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। इससे अच्छा कि कंप्लीट ही कर लीजिए, त्रिशूल गंगा गंडक, है ना? घाघरा, घाघरा की कौन कौन सी? हाँ सहायक नदी है इसकी, है ना? राप्ती, हाँ, टीला, वेरी गुड। तो ये अपना कौन, ये जो हो गया। अब देखिए इसे, ये थोड़ा मैं इसे मिटा लेता हूं, और मिटाने के बाद जो है एक रिवर है और हुगली, पश्चिम बंगाल में। तो हुगली सहायक नदी है कि नहीं गंगा की? एक बार और सोच लीजिए। नहीं है। चलिए, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस मतलब पानी वहां से निकाला जाता है, ना कि पानी वहां जाके डिपोजिट होता है। जैसे ऐसे गंगा बह रही है, मार्कर कहां चला गया? देखिए ऐसे गंगा बह रही है, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल के पहले एक बैराज है, जिसका नाम है फरक्का बैराज, है ना? फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से ही जो रिवर निकलती है, जिसका मैंने अभी नाम लिया था हुगली, है ना? हुगली। और हुगली के किनारे ये शहर बसा हुआ है बहुत पुराना, जिसका नाम कलकत्ता। तो ये हो गया बैराज, समझते हैं ना? हाँ, तो फरक्का बैराज है यहाँ पे, और इसी बैराज से ये ऐसे निकलती है इसका। हाँ, ये जो फरक्का बैराज है वो गंगा पे बना हुआ है, गंगा पे है। और गंगा पे बना हुआ है, तो इस तरफ में पहले अच्छी खासी मतलब पानी वगैरह आता था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में सूख गया। सूखने के बाद ये एरिया जो है, ये 1974 के पास में बहुत ड्राई हो गया। तो इस एरिया में हरा भरा करने के लिए यहाँ पे एक बैराज बनाया गया, जिसका नाम रखा गया फरक्का। और यहाँ से फिर एक नदी निकली, जिसका नाम रखा गया हुगली, है ना? हाँ, एक कोर्स तैयार किया गया, और हुगली को मतलब हमेशा पानी रहे उसमें, पानी हमेशा छोड़ा, मतलब कोर्स तो था ही वो हुगली का, लेकिन उसमें पानी रहता नहीं था। तो जब बैराज बना दिया गया, तो उसमें फिर पानी की कंटिन्यूटी बना रहा, अब बना हुआ है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रिब्यूटरी नहीं, इसके सहायक नहीं है, बल्कि ये यहां से क्या हो रही है? निकल रही है। तो हुगली सहायक नदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हुगली की सहायक नदी कौन सी नदी है, जिसको बोलते हैं बंगाल, बंगाल का शोक नदी? दामोदर।
दामोदर इधर से आकर के मिल रही है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो दामोदर नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? नहीं, छोटा नागपुर के पठार से। अमरकंटक से निकलेगी सोन, है ना, अमरकंटक से निकलेगी सोन और नर्मदा। हाँ, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसको छोटा नागपुर का पठार, इसको बोलते हैं, छोटा नागपुर के पठार को एक और नाम है, इसको बोलते हैं कि भारत का रूर। भारत का रूर, ये कह सकते हैं कि रूर वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का रूर घाटी। रूर कहां है? जर्मनी में है। और ये कोयला और लोहा के लिए फेमस है ये, है ना। उसी प्रकार से अपने छोटा नागपुर का पठार भी कोयला और लोहे के लिए फेमस है, इसीलिए इसको भारत का रूर की घाटी कहते हैं। क्लियर हो गया? और वही वहीं से निकलती है दामोदर। दामोदर वहां काफी ज्यादा बाढ़ लाने के लिए बदनाम है बेचारी। चलिए, तो ये पूरा हमने लगभग किसको देख लिया? गंगा को। अब यहीं से गंगा चली जाती है कहां पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और उधर से ब्रह्मपुत्र आएगी, है ना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। हाँ, और जहां पे गंगा और जमुना मिलेगी उसको कहेंगे मेघना। और यहीं से दुनिया का सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा डेल्टा तैयार होता है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, है ना। अब एक सवाल है मेरा आपसे कि सुंदरबन डेल्टा में कोरल रीफ पाया जाएगा? एक बार सोच लीजिए। कोरल कोरल रीफ के लिए पानी बिल्कुल क्लीन चाहिए, और पानी क्लीन होने के साथ साथ में वो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास वाला अक्षांश वाला लाइन भी क्रॉस करना चाहिए। और यहाँ नदियां अगर आ रही है तो अपने साथ गाद और पोल्यूशन साथ में लेकर के आ रही है, तो यहाँ पे कोरल रीफ नहीं बनेगा। लक्षद्वीप तो पूरा कोरल नहीं है। अंडमान निकोबार में कोरल मिलेंगे आपको। और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। उसमें एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, बीएससी एमए पीएचडी। बीएससी एमए पीएचडी, वो याद है? एक बार फिर देख लीजिएगा। एक दिन हम क्या करेंगे, पूरी क्लास जितना अब तक हम लोगों ने 12-15 क्लास में मैप को कवर किया, वर्ल्ड के मैप को और इंडिया के मैप को, है ना, उसमें पूरा रिवीजन करेंगे। कहीं से कुछ भी रैंडमली उठा के पूछ लेंगे। ठीक है, उसका दिन निर्धारण कर लिया जाएगा कि हाँ कब करना है, और रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास कितना भी बच रहा है और कितना निकल गया और कितना और भी बांधने की जरूरत है ना। तो ये गंगा को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम दूसरा दूसरा समझने की कोशिश करते हैं, और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसमें कोई डॉट कुछ पूछना है आपको इधर से? गंगा जो है गंगा जो है विसर्पण करती हुई फ्लो करती है ना। गंगा विसर्पण करती है। विसर्पण समझते हैं? विसर्पण मतलब मेंड्रिंग, ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए सवाल यह है, यूपीएससी क्या बनाएगी? यूपीएससी सवाल यह बनाएगी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां मार्ग परिवर्तन मार्ग परिवर्तन नहीं करती है, तो इसको क्या करना है? ये गलत है।
क्योंकि मार्ग नहीं परिवर्तित करेगी तो मेंडरिंग कैसे करेगी, है ना। और सबसे ज्यादा कौन सी नदी बदनाम है मार्ग परिवर्तन करने के लिए? सबसे ज्यादा जो कोशी, इसने पिछले पिछले 100 वर्षों में 50 किलोमीटर अपना मार्ग बदल लिया है। मतलब सोचिए कि हाँ अभी यहाँ बढ़ रही थी और यहाँ से बढ़ते बढ़ते 50 किलोमीटर की दूरी तय करके अब अपना कोर्स यहाँ पे बना लिया है, 50 किलोमीटर, है ना। तो ऐसे क्यों, इतना ज्यादा ये क्यों, कोसी इतना ज्यादा मार्ग क्यों बदलती है, क्यों बदल रही है? बाढ़ अगर ज्यादा आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाढ़ से कैसे, बाढ़ से कैसे? ये बात नहीं है। बात देखिए क्या है कि अगर ये नदी का कोर्स है, ठीक है, अगर इसमें गाद ज्यादा हो जाएगा यानी कि अवसाद, ठीक है, समझ रहे, तो जब इसमें सेडिमेंट ज्यादा हो जाएगा तो सेडिमेंट ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये यहाँ ये पूरा ब्लॉक हो गया, है ना, भर के ये गाद से भरा हुआ है। अब अगर पानी इस पे आया तो वो इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, समझ गए? हाँ हाँ, मतलब गाद ज्यादा लेकर के आती है और अपना अपना जो बेसिन है ना, नदी का जो नीचे 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 का जो नीतल है, उस नीतल को क्या कर देती है, भर देती है। और भरने के बाद फिर उसका कोई कोर्स ही नहीं रहता। तो वो जब फिर से बारिश होती तो वो फिर ढूंढते कि मेरा कोर्स कहाँ गया, तो कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मतलब नदियों में मेंडरिंग करने का और मार्ग परिवर्तन करने का सबसे बड़ा कारण है नदियों के जो कोर्स है उसमें गाद का भर जाना, है ना। ये चीज ये चीज ये चीज पठारी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां इतनी बड़ी मात्रा में गाद नहीं होते हैं, है ना, जिस वजह से वहां पे ये चीज देखने को नहीं मिलती। जी, ये मैदानी क्षेत्र नवीन मैदान होंगे, है ना। तो अब इसी आधार पे मतलब गंडक भी करेगी, घाघरा भी करेगी, कोसी भी करेगी, सब ये जितनी भी मतलब उत्तर की तरफ से आकर के नदियां मिल रही है किसमें, गंगा में, वो सब ये काम करेगी, है ना। लेकिन चंबल नहीं करेगी, बनास नहीं करेगी, केन नहीं करेगी, बेतवा नहीं करेगी, सोन नहीं करेगी, नर्मदा नहीं करेगी, ताप्ती नहीं करेगी, टूनी नहीं करेगी, है ना, ये सब नहीं करेगी। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बना रहे हैं, अब हम लोग समझ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और ये हो गया मानसरोवर झील, और ये यहां से ब्रह्मपुत्र ऐसे बहती हुई आ गई कहां पे, ये ये यहां से ऐसे मूव कर रही है ना। ये यहाँ नंतर बड़वा के पास से ये इस तरीके से, हालांकि ये इसकी लंबाई और ले सकते हैं हम इधर, है ना। और इसके बाद ये इस तरह से ऐसे मूव कर जाएगी, क्लियर हुआ। और एक रेंज को, रेंज कौन सा है, ये कौन सा रेंज है जहां पे मानसरोवर झील है, कैलाश रेंज, वेरी गुड। और ये इसको बोलते हैं मानसरोवर झील। और ग्लेशियर कौन सा है, मापचा चुंग, मापचा चुंग, मापचा चुंग ग्लेशियर, ठीक है। मापचा चुंग ग्लेशियर से ये होकर के आ रही है। और इसको तिब्बत में कौन सा नाम से जानते हैं, तिब्बत में तिब्बत को यार्लुंग जांगबो, है ना, इसको यार्लुंग जांगबो या टी सांगबो या टी शांगबो, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है ना। टी शांगबो कह रहे हैं, यार्लुंग जांगबो कह रहे हैं। अच्छा, ये जो इंडिया यहाँ जो ये प्रवेश करती थी यहाँ कोई ना कोई पास होगा,
दर्रा होगा तभी तो ये आएगा इंडिया में, है ना। नमचा दर्रा के पास से ये बेंड करती है, लेकिन यहाँ पे एक दर्रा है जिसका क्या नाम है, योमयार्ड पास। योमयार्ड पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। चलिए, अब इसके बाद जब ये इंडिया में प्रवेश कर रही है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जब ये इंडिया में ये प्रवेश कर रही है तो इसका नाम क्या हो गया, हाँ, ब्रह्मपुत्र। इंडिया में ये प्रवेश कर रही है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम लोग जानने लगे। जैसे ही ब्रह्मपुत्र यहाँ प्रवेश करती है तो इसी को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नहीं दिहांग कहते हैं, और एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम भी दिहांग है। ठीक है, ये देखिए कि किस तरह से मिल रही है, दिहांग जो है इस तरह से आकर के मिल रही है। दिहांग के अलावा एक और नदी है जिसका नाम क्या है, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी इस तरह से आकर के मिलेगी, सुबनसिरी। और कौन और कौन सी और कौन सी रिवर है जो इसकी सहायक नदियां हैं, दिहांग के बाद हो गया दिबांग, मानस भी है। दिहांग के बाद हो गया, दिहांग के बाद दिबांग, और दिबांग के बाद हो गया लोहित। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के साइड से आके मिल रहे हैं, ये जितनी भी है, दिहांग दिबांग लोहित, है ना। और एक और है जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी। ये इतनी नदियां इस तरफ से आकर के मिल रही है, यानी कि किस तरफ से, बाएं तरफ से, सॉरी दाएं तरफ से, दाएं तरफ से, है ना। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन है, दिहांग, दिबांग, लोहित और धनसिरी। इस तरफ में हो गया सुबनसिरी, और सुबनसिरी के बाद कौन सा हो गया, कामेर, कामेर, हाँ। और कामेर के बाद आपने जो नाम लिया था, किसका नाम लिया था आपने, हाँ, मानस। कामेर के बाद कौन सा हो गया, ये हो गया मानस रिवर हो गया। और मानस के बाद अगर देखा जाए तो लद्दाख। मानस के बाद कौन सी रिवर होगी, लद्दाख। और लद्दाख के बाद एक रिवर और है जिसका नाम है जलढाका, जलढाका। लद्दाख के बाद हो गया ये जलढाका, ठीक है। और जलढाका के बाद एक एक दो रिवर और है, लास्ट में जो है तीस्ता है, और तीस्ता का पहले है सनकोस, हाँ सनकोस, सनकोस। और ये सभी जितनी भी नदियों का मैं नाम लिख रहा हूं ये सब एनसीईआरटी में है। एक नदी इंपॉर्टेंट है, तीस्ता। अब देखिए, ये हो गए इसके सहायक नदियां, इसके ब्रह्मपुत्र के तीस्ता जो आती है वो कहां से आती है, सिक्किम से आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो आ रही है वो कहां से आ रही है, सिक्किम से आ रही है। हालांकि देखिए मैंने जो बनाया वो ऐसे नहीं बनना चाहिए था, बल्कि नदियों को ऐसे लाना चाहिए था हमें, है ना, नदियों को इस तरह से लाना चाहिए था। फिर भी कोई नहीं, हम इसे याद तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, तो मैं इसे मिटाऊं एक बार या फिर आप एक बार रिवाइज करेंगे, जलगार के बाद सनकोस, ठीक है। चलिए,
अब बताइए ये कौन सी रिवर है? तीस्ता। ये कौन सी है? संकोश। और ये कौन सा हो गया? जलडाका। देखिए ये है, हाँ ये जलडाका हो गया। और ये कौन सा हो गया? रेड आर्क, है ना। और ये कौन सा हो गया? मानस। और ये कौन सा हो गया? कामेग। और ये सुबनसिरी। सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामेग, मानस, रेडाक, सनकोसी, सॉरी जलडाका, सनकोसी, महासंकोश, तीस्ता, है ना। तीस्ता, संकोश, जलडाका, रेडाक, मानस, कामेग, सुबनसिरी। सुबनसिरी, कामेग, मानस, रेडाक, जलडाका, संकोच, तीस्ता। तीस्ता, संकोच, जलडाका, रेडाक, मानस, सुबनसिरी। चलिए अब एक बार जो है आप पूरा जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ जाइए। पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन हो गया? सुबनसिरी। सुबनसिरी से शुरू कीजिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तीस्ता, वेरी गुड। अब इस तरफ में अगर यहां देखें तो ये कौन सा है? दिबांग, दिहांग, लोहित, धनसिरी। क्लियर हो गया, है ना। तो ये कौन सा रिवर हम लोगों ने किया? ब्रह्मपुत्र को हम लोगों ने कर लिया। अब जो है हम लोग आते हैं थोड़ा पेनिनसुला की तरफ में और गुजरात चलते हैं, है ना। चलिए याद हो रहा है? तो बताइए ब्रह्मपुत्र जो है कौन से पास से होकर के इंडिया में आती है? पास का नाम बताइए। याद, ठीक है। रामदेव बाबा के नाम पे है योग यार्ड, है ना। अब नहीं भूलेंगे आप। योग यार्ड। चलिए तो अब हम लोग गुजरात वाला हिस्सा, कुछ ऐसा हिस्सा है गुजरात की तरफ अपना, है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए एक रिवर यहां पर फ्लो हो रही है जिसका नाम क्या है? लूनी। एक रिवर यहां पर फ्लो हो रही है जिसका नाम क्या है? लूनी, है ना। और लूनी और एक रिवर और है जिसका नाम है घग्गर। ठीक है, एक है घाघरा और एक है घग्गर, दोनों में अंतर है। घाघरा कहां पे है? यूपी, वेरी गुड। और घग्गर नहीं, जैसे देखिए ये ऐसे गंगा बह रही है
और ये रिवर ऐसे यमुना हो गई, है ना, ये यमुना और ये गंगा, और इसी के बीच में हरियाणा से बहती थी जिसका नाम था घग्गर, और अभी ये इसी का सरस्वती भी कहते हैं, अभी ये खत्म हो गई है। हाँ ठीक है। तो लूनी और प्लस में घग्गर, घग्गर पंजाब में भी है, हाँ पंजाब में भी है। चलिए देखिए, तो लूनी और घग्गर ये दोनों अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है। इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज, यानी किसी समुद्र में नहीं जाती है, ये स्थलीय भाग में ही कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, तो इसको इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। तो इंडिया में दो रिवर इनलैंड ड्रेनेज के पैटर्न पे काम कर रही है, एक कौन सा हो गया लूनी, और एक कौन सा हो गया घग्गर, है ना। ये कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, गल्फ भी खाड़ी होती है और बेमिस भी खाड़ी होती है, पर ये दोनों में अंतर क्या है। हाँ ये थोड़ा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, देखिए जब ऐसे पतला हो जाए, ऐसे नुकीली चीजें बनने लगे, तो वो गल्फ हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ऐसे नुकीला चीज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात, है ना, है ना, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात। चलिए, तो गल्फ ऑफ बेको हमने समझ लिया, और इस तरह पे लूनी और घग्गर के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। यहीं पे देखिए कि एक है मांडव हिल्स, मांडव हिल्स गुजरात में देखिए तो दिख रहा है कहीं पे, ये वाला जो रीजन है, ये मांडव, ये मांडव हिल का एग्जांपल है। अभी मांडव हिल जो है, ये रेडियल रेडिस पैटर्न को बताता है। कौन सा पैटर्न, रेडियल रेडिस, रेडियल रेडिस पैटर्न। ये रेडियल रेडिस पैटर्न क्या होता है, यानी कोई एक ऊंचा स्थान, वहां से नदियां चारों तरफ निकल रही हैं, उसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, है ना। यूरोप में मैंने एक पर्वत का नाम बताया था, याद है, जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का सबसे अच्छा एग्जांपल है, और वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एल्प्स पर्वत, है ना, एल्प्स, उसी को, है ना, एल्प्स पर्वत श्रृंग पर्वत है, और स्विट्जरलैंड में आता है वो। अच्छा, उसी तरीके से भारत भारत में एक तो हो गया ये मांडव हिल्स, और मांडव हिल के बगल में देखिए लिख रहा होगा गिर रेंज, है ना, गिर रेंज, मांडव हिल के बगल में ही देखिए गिर रेंज लिख रहा होगा, है ना। तो ये एक और है, जैसे इंडिया में अमरकंटक है, अमरकंटक जो रेंज है वो किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का है या विंध्या का है। हाँ सतपुड़ा, सतपुड़ा का ही है। तो ये गिर रेंज हो गया। अब ये जो गिर रेंज है यहाँ पे, तो यहाँ भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ नदियां निकल रही होंगी जो चारों तरफ बह रही होंगी, इसको याद करना। एक नदी देखिए इधर से निकल रही है, इसका नाम है सरकला रिवर, ये देखिए ऐसे आती है, इसको बोलते हैं सरकला नदी, ठीक है, जो कहां से निकलती है, मांडव हिल से, मांडव हिल से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम क्या है, सरकला
सरकला रिवर। इसके अलावा शतरुंजी रिवर, ये शतरुंजी है, शतरुंजी, शतरुंजी रिवर। ठीक है, शतरुंजी रिवर हो गया। एक रिवर और है जो इधर से निकलती है, इसका नाम है भोगवा रिवर। हाँ, एक और रिवर है भोगवा रिवर, जो है साबरमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? साबरमती के। और ये भोगवा ऐसे आ रही है, और ये इधर से साबरमती इधर से ऐसे आ रही है, और ये यहाँ की मिल रही है ना, और ये इधर गिर रही है खंबात की खाड़ी में, और ये क्या नाम है? साबरमती। ठीक है, अब ये जो साबरमती है, साबरमती पे दो इंपॉर्टेंट सिटी बसा हुआ है। नाम क्या है दोनों का? एक तो गांधीनगर है, और दूसरा, बिल्कुल, दूसरा है अहमदाबाद। दूसरा कौन सा हो गया? अहमदाबाद। एक है गांधीनगर और दूसरा कौन सा हो गया? अहमदाबाद। अच्छा, इसी के बगल में एक रिवर और है जिसका नाम है माही रिवर। ये ऐसे भर रही है, इसका नाम क्या है? माही नदी। माही नदी की खासियत क्या है? माही नदी की खासियत ये है कि एक तो ये इसके किनारे बड़ौदा शहर बसा हुआ है, यहाँ पे बड़ौदा इसी किनारे, इसी बैंक पे बसा हुआ है। दूसरी चीज है कि ये माही रिवर कर्क रेखा को दो बार काट देती है, कर्क रेखा को दो बार क्रॉस कर देती है ना। वीडियो रुक गई है क्या मेरी? वीडियो नहीं मिल रही है? हम्म, तो एक तो ये हो, हाँ, ये एक्चुअली में नेटवर्क की कभी कभी इशू हो जाता है, या फिर कोई कॉल लगा रहे होते हैं ना, तो ये दिक्कत आ जाती है। हम्म, जबकि मैंने सबको बोल रखा है कि मैं इस समय में क्लास लेता रहता हूँ, फिर भी कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं। हाँ। तो एक तो ये हो गया, बड़ौदा शहर है इस पे, और साबरमती पे अहमदाबाद और गांधीनगर, और बड़ौदा की माही पे, और माही दो बार किसको क्रॉस कर रही है? और भोगवा किसकी सहायक नदी है? भोगवा, हाँ, साबरमती की। और मांडव हिल से सतुंदरी रिवर निकल रही है, सतुंदरी, सॉरी सतुंदरी। और एक है सरकला रिवर, है ना। एक और है जिसका नाम है उंद रिवर, वो इस तरह बह रही है ऐसे, UND, उंद रिवर। तो एक देखिए, उंद रिवर, सरकला रिवर, सतुंजरी रिवर और भोगवा रिवर, चारों तरफ नदियां निकल रही हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है ना। अब इसी के नीचे जो है एक और, यहाँ पे एक और रिवर है जिसका नाम है धदार नदी। ये कौन सा रिवर हो गया? धदार नदी। ठीक है, और धदार नदी के नीचे एक और रिवर है जिसका नाम है नर्मदा, और नर्मदा के नीचे एक और रिवर जिसका नाम है तापी, और तापी के ऊपर ही बसा हुआ है सूरत। ये हो गया तापी। तो ये कुछ रिवर्स थे यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल कीजिए, मैं दोबारा फिर पूछता हूँ।
हो गया? चलिए, कुछ कॉन्फिडेंस आया नदी को लेकर के? ये नदी को लेकर क्वेश्चन बने तो कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा है? नदी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार। हम इसको और कई तरीके से करेंगे, और खास करके हम ये देखेंगे कि इस बार न्यूज पे कौन रिवर रहा है, तो उसको और स्पेशल पढ़ लेंगे। हम्म, चलिए, अब ये कौन सी रिवर होगी जी? तीस्ता? तीस्ता फिर से न्यूज में है? हाँ, तो करेंगे उसको भी, और देखते रहो कौन कौन सा रिवर है, उसको भी देखेंगे। अभी दक्षिण भारत की नदियां सारी तो रही नहीं है। अभी हम लोगों ने गंगा को देख लिया, सिंधु को देख लिया, ब्रह्मपुत्रा को देख लिया, ये तीन बहुत मेजर रिवर थे, है ना, जिसके सहायक नदियां वगैरह के बारे में देखा। वैसे ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिया है ना? हाँ, मतलब किसी भी तरीके से पता रहना चाहिए, है ना? अच्छा, हम भी एटलस में ही लिख लिया करते हैं, वो अच्छा है। एटलस में क्या होता है कि एक अलग से पेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एटलस से ही देख लिया करते हैं, है ना? चलिए, तो एक, हाँ बिल्कुल, और जब एटलस में जाते हैं तो फिर सारी चीजें क्लियर भी रहती है, और एटलस बहुत इनफ है चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो ये कौन सी रिवर है? ये वाली? ये लूनी है। लूनी के साथ एक और रिवर का नाम लिया था मैंने, घग्गर। ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर, हाँ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके इसके बगल में एक रिवर ये आ रही है, ये बड़ी सी साबरमती, और ये भोगवा, और वो और ये माही। माही के फीचर्स, माही की विशेषता बताइए। हम बड़ोदरा शहर है, और दो और कार्ड देखिए। ये दो शहर कौन कौन है? ये गांधीनगर और ये अहमदाबाद। और उसके बाद एक और रिवर था, ये कौन सी रिवर है? हाँ, ये तो ये वाला माही हुआ, और ये कौन सा हुआ? नहीं, ये हो गया धदार। धदार, है ना? और इसके बाद ये कौन सी रिवर हुई? नर्मदा। नर्मदा पे कौन सा शहर है? हम्म, भरूच। भरूच। और इसके बगल में ये जो है, ये कौन सी? तापी। और तापी पे कौन सी? सूरत। ये यहाँ पे एक रेंज था जिसका नाम क्या था? गिर रेंज। ये तो नदी है ना? एक रेंज था जिसका नाम क्या था? गिर रेंज। और ये गिर किस लिए फेमस है? ये एशियाई शेर के लिए, है ना? एशियाई शेर के लिए। अच्छा, गिर, हाँ गिर नेशनल पार्क भी यहीं पे है, बहुत अच्छा। गिर नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और ये, अच्छा ये कौन सी रिवर है? ये है सरगला। सरगला, ठीक है। लोग अभी अभी मतलब, हालांकि प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि कुछ नए अजीब तरीके से अपने सर में कलाबाजी करते रहते हैं, हेयर स्टाइल के माध्यम से। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों को। मैंने आज आज की बात बता रहा हूँ, मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है, बस आगे में इतने से ही बाल वो रखे हुए हैं, और बाकी पूरे से क्लियर है। और हाँ, और उसको उसने गोल्डन कलर से कलर भी करा करके रखा है, और मस्त है, खुश है। कोई बात नहीं, अगर किसी व्यक्ति को उसी तरीके से खुशी मिल रही है, तो किसी को अगर क्षति नहीं हो रही है तो ठीक है,
उसको लीजिए, है ना। हाँ, उनके सर नकल करते रहते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलिए, तो ये हो गया भाई फैंस लोग के लिए सरकला। सरकला रिवर, सर में कला दिखा रहे हैं, सरकला। अच्छा, सरकला के बाद एक और क्या था? सतुंदरी। सतुद्री। सतुद्री रिवर। सतुद्री, भोगवा, उंद, सरकला। भोगवा, उंद, सरकली, सॉरी, हाँ, सरकला, सतुंदरी। तो ये हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल देखेंगे, है ना। कितना टाइम हो रहा है? क्या प्रीवियस का क्वेश्चन कुछ कर पाएंगे? ठीक है। अच्छा, तो फिर कल हम लोग फिर अब देखेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है सर। आप सबको थैंक यू और गुड नाइट।